हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में 3 तरह के एनालिसिस प्रेजेंट होते हैं और वो एनालिसिस 90% नीट स्टूडेंट रॉन्ग कर देते हैं। उसमें उनको कन्फ्यूजन रहता है, डाउट रहता है और जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो बच्चों बात करते हैं उन 3 तरह के एनालिसिस के। तो शुरू करते हैं बायोमोलिक्यूल से। बच्चों बायोमोलिक्यूल क्या होता है? बायोमोलिक्यूल वो कार्बन कंपाउंड है। बायोमोलिक्यूल वो कार्बन कंपाउंड है जो लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट है। लिविंग टिश्यू में जो भी कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं उन्हें बायोमोलिक्यूल कहते हैं। इसे आप बच्चों अच्छी तरह से जानते हो। क्या क्या आएगा बायोमोलिक्यूल में? कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, लिपिड आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, न्यूक्लिक एसिड आ जाता है। तो बात करते हैं बच्चों एनालिसिस की। कौन से एनालिसिस की बात करेंगे? सबसे पहले हम एलिमेंटल एनालिसिस की बात करेंगे। एलिमेंटल एनालिसिस का मतलब अगर लिविंग या नॉन लिविंग किसी भी मटेरियल में हमें एलिमेंट का पता करना है कि साहब इसमें कौन सा एलिमेंट है, तो उसको कहते हैं एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एलिमेंट कौन सा होता है? आप देखते हो पीरियोडिक टेबल में जितने भी जो आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो वो सारे एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब जो भी एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है, जैसे कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम, जो भी एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है उसको एलिमेंट कहते हैं। तो एलिमेंटल एनालिसिस का सीधा सा मतलब है कि लिविंग या नॉन लिविंग मटेरियल है उसमें हम पता करना चाहते हैं कि एलिमेंट कौन सा है, दैट इज नोन एज एलिमेंटल एनालिसिस। तो जब हम इसका पता करते हैं, लिविंग में भी हमने एलिमेंट को देखा, नॉन लिविंग में एलिमेंट को देखा, तो हमने क्या पाया बच्चों? एलिमेंट जो लिविंग में, दैट इज लिविंग टिश्यू में, हमारी बॉडी में लगभग वही एलिमेंट प्रेजेंट है जो अर्थ क्रस्ट में, नॉन लिविंग दैट इज अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है। दोनों में एलिमेंट मोर और लेस सेम होते हैं। फिर फर्क क्या बच्चों? तो डिफरेंस है, हमें याद रखना है डिफरेंस क्या है। जो हाइड्रोजन है अर्थ क्रस्ट में ओनली 0.14 है और ये ह्यूमन बॉडी में 9.5% है। तो ध्यान रखना है बच्चों, ये डेटा जो चेंज हुआ है ये 0.5 नहीं है, ये चेंज हो गया डेटा एनसीईआरटी में। 0.14 से 9.5% है ह्यूमन बॉडी में, 9.5% और अर्थ क्रस्ट में 0.14। उसके बाद में कार्बन की बात करें, कार्बन लगभग 600 टाइम्स है, 600 गुना है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में ओनली कार्बन इज 0.03 और हमारे में 18.5% है, क्योंकि हमारी बॉडी में बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। उसके बाद में ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में 46.6% है, लेकिन हमारी बॉडी में 65% है। तो ये 3 आपको याद रखने हैं। इन 3 का क्या डिफरेंस होता है हमारे में और अर्थ क्रस्ट में, या लिविंग बॉडी या अर्थ क्रस्ट में क्या डिफरेंस है? हमारे में कार्बन भी ज़्यादा है, हाइड्रोजन भी ज़्यादा है और ऑक्सीजन भी ज़्यादा है। इसलिए हम देखेंगे सारे बायोमोलिक्यूल ही किसके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के, और इसी वजह से ये हमारी बॉडी में ज़्यादा होते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे कौन सा एलिमेंट हमारी बॉडी में, अगर सीक्वेंस में देखें तो कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा है और कौन सा एलिमेंट सबसे कम है। इसके लिए बच्चों आपको देखना है, ऑक्सीजन 65% होता है, कार्बन 18% होता है, हाइड्रोजन 9.5% होता है, नाइट्रोजन 3.2% होता है और कैल्शियम 1.5%, फॉस्फोरस 1.2%। तो एक एमसीक्यू नीट का यहाँ से आता है, टोटल ये मिला के 98 to 99% तक बना लेते हैं। तो एक एमसीक्यू जो नीट में यहाँ से क्या आता है, हमारी बॉडी में 98% जो कंपोजिशन है कौन कौन से एलिमेंट से बना होता है, तो उसमें आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दिया होता है और उसके बाद में आपसे पूछ लिया होता है इसके अलावा कौन सा होगा। तो बच्चों याद रखना है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अलावा जो मेन हमारे एलिमेंट बॉडी में प्रेजेंट है वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस है, क्योंकि इनके बाद में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बाकी दूसरे एलिमेंट से ज़्यादा है। अब इसको याद कैसे रखोगे? इसको एक सिंपल ट्रिक से याद रखोगे। आप इसको याद रखोगे, ओबामा चेंज हिज न्यू कैप, ओबामा चेंज्ड हिज न्यू कैप। ओ से ऑक्सीजन, सी से कार्बन और एच से हाइड्रोजन, एन से नाइट्रोजन, कैप में सी ए से कैल्शियम और पी से फॉस्फोरस। तो अब बच्चों बात करते हैं हम केमिकल एनालिसिस की। एलिमेंटल एनालिसिस के बाद में आएगा केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस किस लिए किया जाता है? केमिकल कंपोजिशन देखने के लिए किया जाता है कि किसी भी लिविंग टिश्यू में कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको देखने के लिए किया जाता है। कैसे करते हैं बच्चों? इसका क्या मेथड है? हम लिविंग टिश्यू लेंगे और उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्स करके उसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करेंगे इस कुंडी गोटा में। ये जो आप देख रहे हो ये कुंडी गोटा है, इसको कहते हैं मोर्टार एंड पेसल। उसमें हम ग्राइंड करेंगे मोर्टार एंड पेसल में। उसके बाद में इसकी एक थिक सलरी बन जाएगी। उस सलरी को, एक थिक पेस्ट बनेगा, उस सलरी को हम चीज क्लॉथ से छान लेंगे। ये डायग्राम देखो बच्चों, इसमें चीज क्लॉथ या वेल का जो कपड़ा है या कॉटन का जो कपड़ा होता है उससे हम छान लेंगे। छान लेने के बाद 2 फ्रैक्शन बनेंगे। एक तो जो छन जाएगा उसको कहते हैं फिल्ट्रेट, जो छन के
नीचे आ जाएगा उसको फिल्ट्रेट कहते हैं, और जो ये ऊपर रह गया उसको कहते हैं रिटेंटेड। हम अब देखना है फिल्ट्रेट में क्या होगा, रिटेंटेड में क्या होगा। तो फिल्ट्रेट में जो भी होगा वो एसिड में सोल्यूबल हुआ है तभी तो वो फिल्टर हो गया। तो फिल्ट्रेट का मतलब एसिड सोल्यूबल पूल, जो एसिड में सोल्यूबल जो कंपाउंड है वो इधर आएंगे, और रिटेंटेड मतलब जो छना नहीं है ऊपर रह गया है वो एसिड में सोल्यूबल नहीं है। तो हम देखते हैं दो तरह के हमें दो तरह के कंपाउंड मिलेंगे, एक तो एसिड सोल्यूबल और एक एसिड इनसोल्यूबल। एसिड सोल्यूबल को फिल्ट्रेट भी कह दिया, और एसिड इनसोल्यूबल ऊपर रह जाते हैं कपड़े के, छनते नहीं है तो उसको रिटेंटेड भी कहते हैं। तो बच्चों फिल्ट्रेट में क्या आएगा, फिल्ट्रेट में जो आएगा जो छन गया वो आएगा, छन गया इसका मतलब वो साइज में छोटा है तो वो उनको कहेंगे बायो माइक्रोमोलिकुल्स। तो बायोमोलिकुल्स तो हैं लेकिन ये माइक्रोमोलिकुल हैं, छोटे बायोमोलिकुल्स हैं, क्योंकि इनका मोलिकुलर वेट जो है 1000 डाल्टन से छोटा होता है। इसमें क्या आएगा, अमीनो एसिड आएगा, न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे, मोनोसेकेराइड्स आ जाएंगे। और रिटेंटेड में हम देखेंगे जो बायो मैक्रोमोलिकुल आएंगे, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, 10,000 डाल्टन से भी बड़ा होता है। इसमें क्या आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा। अमीनो एसिड इधर आया बच्चों, अमीनो एसिड फिल्ट्रेट में है लेकिन प्रोटीन बड़ा होने के कारण किधर आएगा, रिटेंटेड में। न्यूक्लिक एसिड रिटेंटेड में आएगा, पॉलीसेकेराइड इसमें आएगा। लिपिड, लिपिड पॉलीमर नहीं है बच्चों, जनरली रिटेंटेड में सारे पॉलीमर आ रहे हैं। लिपिड का ध्यान रखना, नीट का इस पे क्वेश्चन आता है। अगर लिपिड का बात करें तो लिपिड जबकि पॉलीमर नहीं है, फिर भी ये रिटेंटेड में क्यों आ रहा है, क्योंकि लिपिड साइज में तो स्मॉल है लेकिन ये एसिड में घुलता नहीं है। क्या है, छोटी छोटी बूंदे या वेसिकल बनाता है, और वेसिकल जुड़ जुड़ के ये बड़ा हो जाता है, इसलिए उस कपड़े से छनता नहीं है। तो लिपिड साइज के अकॉर्डिंग तो बच्चों क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल, लेकिन एसिड इनसोल्यूबल पूल में मिलता है, इसलिए हमें किसमें मिलता है, रिटेंटेड में मिलता है। अब हम बात करेंगे एश एनालिसिस की। हमने देख लिया एलिमेंटल एनालिसिस से एलिमेंट का पता करते हैं, केमिकल एनालिसिस से कौन कौन से बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट हैं उसका पता करते हैं, और एश एनालिसिस से हम इनऑर्गेनिक एलिमेंट का पता करेंगे, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट का पता करेंगे कौन कौन सा प्रेजेंट है लिविंग टिश्यू में। तो लिविंग टिश्यू लेंगे पहले, कोई भी एनिमल या प्लांट टिश्यू ले लिया, जैसे कि लीफ ले ली प्लांट टिश्यू, या एनिमल टिश्यू कोई भी ले लिया, लीवर सेल ले ली। उसको ड्राई करेंगे, ड्राई करने से उसका वाटर जो है वेपराइज हो जाएगा। अब उसमें क्या होगा, केवल जो ड्राइड होने के बाद ड्राई टिश्यू बचेगा, तो उसका जो वेट होगा, जो लिविंग टिश्यू का वेट होता है उसको कहते हैं फ्रेश वेट, और जो ड्राई टिश्यू का वेट होता है उसको कहते हैं ड्राई वेट। तो बच्चों अगर आप लोगों से पूछ ले कौन सा मोर कंपेरेबल, कौन सा बेस्ट वेट है, तो हम ध्यान रखेंगे ड्राई वेट जो होता है दैट इज मोर कंपेरेबल और मोर एक्यूरेट। अगर किसी दो टिश्यू को कंपेयर करना है तो हम उसका ड्राई वेट कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम इसको बर्न कर देंगे। ड्राई होने के बाद उसको बर्न करेंगे, तो बर्न करने के बाद जितने भी कार्बन था वो CO2 बना के निकल जाएगा, हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के वाटर बना के ई वेपर जो वेपराइज हो जाएगा, वेपर बन के उड़ जाएगा। अब पीछे वो बचेंगे, इसका मतलब बायोमोलिक्यूल तो खत्म हो गए, बायोमोलिक्यूल तो CO2 और वाटर बना के उड़ गए, क्योंकि उनमें यही तीन कंपाउंड थे, यही तीन एलिमेंट थे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वो तो उड़ गए हैं वाटर और CO2 बना के। अब बचा कौन, पीछे बचे हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट। तो बच्चों क्या बचेगा, जैसे कि कैल्शियम बचेगा, मैग्नीशियम बचेगा, ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट बचेंगे। तो इस एनालिसिस को कहते हैं ऐश एनालिसिस, क्योंकि हमने सब कुछ जला दिया, ऐश बना दी। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टेबल और आती है, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट लिविंग टिश्यू के कौन कौन से है बच्चों। तो याद रखना है लिविंग टिश्यू में मेन इनऑर्गेनिक जो कंस्टिट्यूएंट है जो प्रेजेंट है वो कौन से हैं, सोडियम प्रेजेंट है, पोटेशियम प्रेजेंट है, कैल्शियम +2 प्रेजेंट है, मैग्नीशियम +2 प्रेजेंट है, वाटर। इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट में वाटर भी आएगा, इनऑर्गेनिक एलिमेंट में नहीं आएगा, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट में आएगा। उसके बाद में कंपाउंड्स और कौन कौन से हैं, इससे जो कंपाउंड बनेंगे, सोडियम क्लोराइड से सोडियम क्लोराइड बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, फॉस्फेट बनेगा, सल्फेट्स बनेंगे। तो बच्चों ये तीनों एनालिसिस के बारे में मैं जानता हूँ आपके डाउट एकदम क्लियर हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और आपका कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, और इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल डॉक्टर BP सर बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, इससे अधिक वीडियो से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।